नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम है आप सभी बच्चों का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म डियर लर्नर्स पर। आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ यानी शशांक तिवारी के साथ में सीडीपी की ये महत्वपूर्ण क्लास। मैं बहुत समय से एक स्ट्रेटजी के तहत मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर पेपर्स को, और आज हम 2019 का पिछली क्लास में आपने देखा होगा, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जुलाई 2019 का पेपर, और ये जनवरी 2019 का पेपर है। जैसी पेपरों की अवेलेबिलिटी होती है, जैसे वो उपलब्ध होते हैं, वैसे हम आपके साथ में डिस्कस कर देते हैं, या आप कह सकते हैं कि हम डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा सा एक समझदारी बना करके, एक अंडरस्टैंडिंग बना के हम और आप अपने इस सीटेट की मुहिम पर, अपने इस सीटेट के मार्ग पर, कह सकते हैं सीटेट के इस एक पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि भैया देखो, हर एक तैयारी, हर एक जो पढ़ाई होती है उसका एक अपना अलग मज़ा होता है, अपना एक अलग उसका अनुभव होता है। तो ये सकारात्मक अनुभव रहे, इसका प्रयास करते हुए हम सभी इस मुहिम पर आगे बढ़ते चलें। शुरू करेंगे आज इस प्रीवियस ईयर पेपर को, और जितने भी बच्चे नए हैं सभी का बहुत ही खुली बाहों से स्वागत है, बहुत ही इस्तकबाल रहेगा आपकी इस क्लास में, बहुत ही सुस्वागतम रहेगा। जो भी नए बच्चे आए हैं सभी से मेरी गुजारिश है कि आप अगर आए तो अपनी इच्छा से हैं, लेकिन जाएंगे हमारी इच्छा से, क्योंकि आपको यहाँ पर हम वो कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, वो हम आपको विशेषताएं देंगे जो कि हो सकता है आपको दूसरे चैनल्स पे ना मिले, हो सकता है मिल भी सकती हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि आप यहाँ पर रुकें, आप यहाँ से पढ़ें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें, हमारे साथ जुड़ें, हमारी मुहिम का एक हिस्सा बने। यही हमारा भरोसा है और यही हमारा विश्वास भी है। शुरू करते हैं आज के इस पेपर को। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो जनवरी के माह में, आप कहेंगे जनवरी के माह में 2019 में सीटेट के द्वारा, यानी आप कहेंगे सीबीएसई जो हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके द्वारा लिया गया यह एक पेपर है। और ये जो पेपर है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, और एज वेल एज हमारे लिए भी, क्योंकि हम पढ़ाएंगे और आप पढ़ेंगे। इस पूरी की पूरी जर्नी में आज हम आप हमेशा हमारे साथ रहे हैं और हम भी हमेशा आपके साथ में रहे हैं। कुछ चीज़ें प्लान की जा रही हैं और प्लान के तहत वो चीज़ें आपको देखने के लिए भी मिलेंगी। और जैसा कि मैं हर क्लास पे आपको बताता हूँ कि किसी भी तैयारी को पूरा करने के लिए, किसी भी तैयारी पर मान लीजिए आप लेट हो गए हैं, या किसी भी तैयारियाँ तब पूर्ण होती हैं जब विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को हम देखते हैं, उनको समझते हैं और उनके अनुरूप चलने का एक हम मादा रखते हैं, विचार बनाते हैं। तैयारियां तभी पूरा हुआ करती हैं। और तो इसी एक मुहिम को आगे बढ़ाते हुए, इसी एक अपनी समझ को आपके साथ में साझा करते हुए बहुत ही अच्छा भी लगता है और बहुत ही गर्व भी होता है कि आप के साथ में मैं ऐसी सोच को साझा कर रहा हूं जिससे आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। शुरू करते हैं इस प्यारी सी क्लास को। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। मैंने अधिकतम जूम कर रखा है और आपको ये जो चीज़ें हैं ये क्लियरली दिखाई भी दे रही होंगी। शुरू करते हैं क्लास को। प्रश्न नंबर देखिए, पहला है, लिखा है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। मैंने आपको बताया था कि जब बच्चा 0 से लेकर के 2 यानी शैशवावस्था में जब रहता है, जब बच्चा 0 से लेकर 2 रहता है, जिसको आप कहते हो प्यारे भैया शैशवावस्था, तब बच्चे का शारीरिक विकास जो होता है वो बहुत ही तेज हो रहा होता है, बहुत ही तेज होता है। तो आपसे कहा जाए कि शारीरिक अवस्था सबसे तेज कहाँ पर होता है, शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा तेज कहाँ होता है, मैं लिख भी देता हूँ। फिजिकल डेवलपमेंट यानी आप कहोगे शारीरिक विकास सबसे तेज कहाँ होता है, तो आप कहोगे ये होता है हमारी शैशवावस्था या 0 से लेकर के 2 साल में। लेकिन जब बच्चा 2 से 6 यानी आप कहोगे कि ये पूर्व बाल्यावस्था में जाता है, पूर्व बाल्यावस्था में जाता है यानी अर्ली चाइल्डहुड में होता है, तब बच्चे का जो भाषा विकास होता है बहुत ही तेज होता है। और कहते हैं जब बच्चा स्कूल में जाता है तो अपने साथ में 5000 शब्दों को साथ लेकर के जाता है और एक अपनी सोच को बताता है। अगर हम प्रोफेसर स्मिथ की बात करें, ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर स्मिथ कभी पूछ लिया जाए, प्रोफेसर स्मिथ कहते हैं जब बच्चा 1 साल का होता है तो उसका शब्द भंडार 3 शब्दों का होता है। ध्यान से सुनना,
कहते हैं जब बच्चा 2 साल का होता है तो उसका शब्द भंडार होता है 272 शब्दों का, और वही बच्चा जब 3 साल का हो जाता है तो उसका शब्द भंडार होता है 200 यानी 2072 शब्दों का, और वही जब 2 से 6 साल तक जाता है तो उसका शब्द भंडार हो जाता है 5000 शब्दों का। तो मुझे बताइए कि जब बच्चा 2 के ऊपर चढ़ा, जब बच्चे ने 2 साल के ऊपर चलना शुरू किया, शब्द भंडार में अनवरत रूप से बढ़ोतरी हुई है, अनवरत रूप से वृद्धि हुई है, तो क्या हम 2 से लेकर के 6 साल को हम भाषा अर्जन एवं विकास के आधार पर सबसे महत्वपूर्ण काल नहीं कह सकते हैं, और इसको पूर्व बाल्यावस्था कहें या इसको हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था भी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार 1 वर्ष में 3 शब्द, 2 वर्ष में 272 शब्द और 3 वर्ष में 2072 शब्द, और पूर्व बाल्यावस्था के अंत तक जब स्कूल जाना शुरू करेगा तो 5000 शब्दों को लेकर अपने साथ जाता है। कहीं प्रश्न पूछा जाए, हालांकि ये इस प्रकार के प्रश्न यूपी टेट में पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। अगर कहा जाए शारीरिक विकास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काल शैशवावस्था, जिसको आप कहते हो कि भैया जिसको आप शैशवावस्था कहते हो, सेंसरी मोटर स्टेज ऐसे भी कह सकते हैं, जो कि हमारे किसके आधार पर होता है, आप कहेंगे ये जो डिवाइडेशन है ये जीन पैजे ने दिया था। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 2। आई होप आपको ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही समझ में आ रहे होंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास की एक अवस्था है। देखिए, उद्योग बनाम जो अधीनता है, ये है एरिक एरिक्सन साहब का जो हमारे पास में सिद्धांत था, अरे वो है ये, तो ये एरिक एरिक्सन की हो गई। मूर्त संक्रियात्मक मतलब होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये है जीन पियाजे साहब। किसकी है, आप कहोगे जीन पियाजे साहब की है। और ये जो अवस्था होती है ये मेरे बच्चे दिया था फ्रायड ने। फ्रायड ने 5 अवस्थाएं दी थी, तो ये तो भैया हो गई किसकी अवस्था, फ्रायड की अवस्था। गुदी अवस्था, मुखी अवस्था, ऐसे ही प्रसूति अवस्था किसने दिया है, फ्रायड ने। एक ही हमारे पास में बात बचती है जिसको है सामाजिक अनुबंधन विन्यास, तो ये किसने दिया है। इसमें क्या होता है, वही जो हिंज वाली स्टोरी मैंने पिछली क्लास में आपको शायद सुनाई है। मैंने कहा था अगर कहा जाए कि हिंज ने जो काम किया है, हिंज कौन था, नैतिक विकास के सिद्धांत में जिसको लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है, वहां पर एक पात्र है हिंज, और हिंज की पत्नी बीमार है। मैं बार बार ये बात आपको इसलिए सुनाता हूं ताकि आपके दिमाग में कम से कम ये बैठ जाए कि हिंज कहां से आया, कहां से आया, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से आया, लॉरेंस कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी से आया। हिंज एक बच्चा है जिसकी पत्नी, एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी बीमार है, पैसे की कमी है, और पैसे की कमी के चक्कर में वो वह दवाई नहीं खरीद सकता है जिससे उसकी पत्नी बच सके। लेकिन अगर दवा नहीं मिली तो हिंज की पत्नी जो है वो मर जाएगी। हिंज रात में चोरी करता है मेडिकल स्टोर में, वो दवा चुराता है और डॉक्टर को देता है, डॉक्टर उस दवा को लगाता है और उसकी पत्नी बच जाती है। अब तर्क ये है कि हिंज ने अच्छा काम किया कि गलत काम किया। तो 3 पक्ष इसके हो सकते हैं। कोई कहेगा कि क्योंकि उसने चोरी की है वो सामाजिक तौर पे बुरा काम है, उसको दंड मिलना चाहिए। दूसरा पक्ष ये कहेगा कि भैया उसने बहुत सही काम किया क्योंकि कम से कम जान तो बची। उसका एक पति का धर्म था अपनी पत्नी की रक्षा करना, अपनी पत्नी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, उसने वो धर्म निभाया है। और मृत्यु से बड़ी या आप कहें जीवन से बड़ा कोई इनाम नहीं होता है। उसने ठीक काम किया क्योंकि पैसे नहीं थे और दोस्तों से मांगे थे, दोस्तों ने दिए नहीं थे, अरेंज नहीं हो पाए थे, ठीक काम किया है। तो सामाजिक अनुबंधन का मतलब है सामाजिकता के तौर पर यह सही काम नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर चोरी करता है तो समाज में एक बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये एक दशा किसकी है, ये तो सिद्धांत इन्होंने 5-6 स्टेजेस दिए हैं, 5-6 बातें बताई हैं नैतिक विकास में, वो इस बात से संबंध करता है, एक अवस्था है। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। आगे आ जाओ, आगे देखेंगे। आगे की अगर बात करें हम तो भैया ये हम देख रहे हैं अपना तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। पिछली क्लास में मैंने बताया था दो चीजें मैंने बताई थी, जेंडर स्टीरियोटाइप और जेंडर बायस।
यानी जेंडर पक्षपात और जेंडर रूढ़िवादिता। तो यहाँ पर रूढ़िवादिता तो लिखा ही नहीं है। मैंने कहा था कि जो जेंडर पक्षपात होता है उसमें क्या होता है कि एक जो टीचर है वो एक सेक्स की तरफ झुक जाए, यानी एक जेंडर की तरफ झुकने का मतलब ये है कि लड़कों पर ज्यादा ध्यान दे तो मेल की तरफ ज्यादा झुका है, फीमेल की तरफ ज्यादा ध्यान दे तो फीमेल की तरफ ज्यादा झुका है। यानी जो शिक्षक हो, जो मेंटोर हो, वो एक जेंडर को ज्यादा ध्यान दे, इसी को कहते हैं पक्षपात। जैसे दो व्यक्तियों के बीच जब विवाद हो रहा है, आप एक की तरफ बोल रहे हैं यानी आप पक्षपात कर रहे हैं, सीधी सी बात है। ऐसे यहां भी है, जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी शिक्षक लड़कों को ज्यादा ध्यान दे तब भी वो जेंडर पक्षपाती है, लड़कियों को ज्यादा ध्यान दे तब भी वो जेंडर पक्षपाती है। तो करना क्या चाहिए, मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। लड़के और लड़कियों को एज अ स्टूडेंट समझ के चलो, दोनों में बराबर ध्यान दो, दोनों को बराबर दंड दो, दोनों से बराबर की सहानुभूति रखो। यानी यहां पर तो ये जो अधिक ध्यान देता है लड़कों की तरफ, ये किसकी निशानी है, तो आप कहोगे गुरुजी ये निशानी है जेंडर पक्षपात की। ठीक है, बढ़िया बात है। 4 नंबर को जरा देखें। 4 नंबर में लिखा है कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता। फिर देखो वही आ गया नीचे, जेंडर रूढ़िवादिता मतलब जेंडर स्टीरियोटाइप एवं जेंडर भूमिका यानी जेंडर रोल अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। कहता है कि जेंडर रूढ़िवादिता माने एक जेंडर को, जैसे कि जेंडर रूढ़िवादिता का मतलब ये होता है कि स्त्रियां ही घर का खाना बनाएंगी, ये जेंडर रूढ़िवादिता है ना भाई। कौन से संविधान में भगवान ने कौन सा ऐसा ग्रंथ लिख करके भेजा है जहां पर यह बताया गया है कि गृहिणी सिर्फ महिला ही हो सकती है, या हम कहते हैं हमारे ग्रंथों में बताया भी गया है। लेकिन आज आप आधुनिक समाज की बात करो, क्या पुरुष खाना नहीं बना सकते? अच्छे अच्छे से संजीव कपूर ये सब पुरुष नहीं हुए हैं, महिलाएं भी होती हैं और पुरुष भी होते हैं। तो और ऊपर से जेंडर रोल, जेंडर भूमिका का मतलब क्या है कि जो महिलाएं हैं वही लंबे बाल रखेंगी, वही चूड़ी पहनेंगी, मतलब ये सब एक हमने सेट कर दिया है अपने हिसाब से, गलत बात है। तो कहता है इसको कम करना है, इसको कम करने की जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना गलत बात है। अगर आप जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व दे रहे हैं तब तो आप बढ़ा रहे हो ना। जेंडर पृथक खेल समूह, फिर वही बात है, आप अलग अलग करो, लड़की अलग लड़का अलग। पृथक बैठने की व्यवस्था तब भी तो गलत है, पृथक बैठने की व्यवस्था नहीं। भाई आप बताओ, आपके और मेरे अंदर कहीं ना कहीं लड़के और लड़के की जो सोच है, लड़की और जो लड़के की सोच है, कहीं ना कहीं स्कूल से ही तो आई है। लड़कियां अलग बैठती, लड़के अलग बैठते। अगर हमें जीवन में ये बताया ही ना गया होता कि लड़के लड़कियां अलग होती हैं, तो आप खुद सोचो क्या हम जान पाते कि ये अलग होती हैं या इनमें अलगाव की भावना होती है? नहीं जान पाते। जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहां पर इन चीजों का कोई महत्व नहीं होता है। आप लड़की के साथ में बैठे, लड़के के साथ में बैठे, ट्रांसजेंडर के साथ में बैठे, सब एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ खेलते हैं, एक साथ बड़े होते हैं, तभी वहां पर जेंडर बायस कैसा है, कम है। ठीक है, और बाकी जो शारीरिक मानसिक आवश्यकता है वो एक अलग का चीज हो जाता है, क्योंकि वो तो भगवान ने भेजे ही ना मैं बना के, ऐसी बात है। तो भैया क्या करो, उसके बारे में चर्चा करवाओ। 4 लोग बैठें, 4 विद्यार्थी बैठें, इस पर चर्चा करें कि भाई ये सही है कि गलत है। तब उसमें एक जैसे कि हम आपको बता रहे हैं तो आप में ये चीजें कहीं ना कहीं थोड़ा कम होंगी कि बात तो बिल्कुल गुरुजी सही है, बात तो बिल्कुल सर जी सही है। भाई ऐसा किस भगवान ने या किस ऐसा कौन से प्रकृति ने कौन सा ऐसा ग्रंथ फेंका था जिसमें ये लिखा था कि ऐसा ये करेंगे, ऐसा ये करेंगे? हमने बनाया तो यही है ना, तो ऐसा याद रखिएगा। आगे आ जाइए, 5वें नंबर प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? देखो, जिस बच्चे ने सामाजिक और सांस्कृतिक को ज्यादा देख लिया तो वो लियो वाइगोत्स्की लगेगा, लेकिन ये गलत है। क्यों? बच्चों को सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए मतलब उसने माना कि बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय जिज्ञासु होते हैं। इसका मतलब है सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। ध्यान से समझते जाना भैया। और ये किसने कहा है? ये कोई और नहीं बल्कि किसने कहा है? जीन पियाजे साहब ने कहा है। सही करना है आपको, जीन पियाजे। ये बात बिल्कुल सही है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है वो हमारे दिया है लियो वाइगोत्स्की ने, लेकिन
बच्चों को सक्रिय जिज्ञासु किसने माना है? क्योंकि जो वाइगोत्स्की थे इनका यह मानना था कि बच्चे समाज में रहकर ही सीख सकते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही सीख सकते हैं, बल्कि ऐसा कभी भी जीन पियाजे ने नहीं कहा। जीन पियाजे ने कहा कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं और खुद सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। तो याद रखिएगा ये बात, ठीक है। आगे आ जाओ। 6 नंबर, एक जिक्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा। जिक्सा पहेली का मतलब होता है कि भैया बहुत सारी से ब्लॉक देते हैं छोटे छोटे, फिर उनको जोड़ के बच्चे कुछ बिल्डिंग बनाया करते हैं, वही है जिक्सा पहेली, ठीक है। करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, देखना स्वयं से कह रही है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे जूता पूरा बन जाएगा। मतलब वो एक जूते का शेप बना रही है ब्लॉक को ऐड करके, और खुद से कह रही है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला चाहिए। तो ये वार्ता वाइगोत्स्की ने किस तरह संबोधित करते हैं, मैंने उस दिन भी बताया था, आज फिर से सुन लो। वाइगोत्स्की इसको कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता, जिसको आप कहते हो भैया प्राइवेट स्पीच। मैंने पिछली भी क्लास में प्राइवेट स्पीच और इगोसेंट्रिक स्पीच पर बात बताई है, और इस जगह मैं फिर बता रहा हूं कि बच्चा जो स्वयं से बोल करके बात करता है उसको हमारे जो वाइगोत्स्की हैं वो कहते हैं प्राइवेट स्पीच या व्यक्तिगत वार्ता। वही जो जीन पियाजे हैं, बच्चा अगर खुद से बात करता है तो पियाजे इसको कहते हैं अहम केंद्रित वाक, मतलब इगोसेंट्रिक स्पीच। अहम केंद्रिक वाक यानी इगोसेंट्रिक स्पीच, याद रखिएगा ये बात। तो वाइगोत्स्की तो व्यक्तिगत वार्ता को हो चाहे प्राइवेट स्पीच को हो, बढ़िया सी बात है। आगे आ जाओ 7 नंबर में, देखो, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? प्रबलन नहीं, अनुबंधन नहीं, मॉडलिंग नहीं, पाड़ या ढांचा, जिसको कहते हैं क्या कहते हैं? स्कैफ फोल्डिंग। याद करो वाइगोत्स्की ने क्या बताया था? वाइगोत्स्की ने ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का तरीका दिया था, सिद्धांत दिया था। आप कहेंगे ठीक, उसी पे उसने बताया कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल जो डेवलपमेंट होता है वो एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर मान लीजिए आप कोई चीज सीख रहे हैं, आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और आप क्वेश्चन की लास्ट में जाके फंस जाते हैं, और वो ऐसी जगह फंसे हैं कि अगर कोई एक्सपर्ट, अगर कोई टीचर आपको जरा सी सलाह दे दे तो आप तुरंत उसको पार कर जाएंगे। आपने कहा ठीक है, वही जो फंसने का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उसी एरिया को कहते हैं जोन। जोन मतलब एरिया, वही जोन क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और जो टीचर ने जरा सी सहायता आपको दे दी उसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग, पाड़ या ढांचा। क्या कहते हैं? पाड़, ढांचा या मचान, और या इंग्लिश में कहते हैं स्कैफोल्डिंग। तो मैं तो कहता हूं इंग्लिश में याद रखो, हिंदी बड़ी होती है एक लिस्ट। अब क्वेश्चन पढ़ लो, बच्चे को संकेत देना, पूरी सहायता नहीं, केवल संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग देना, जब जरूरत हो, फर्जी नहीं, तो उसको क्या कहते हैं? पाड़ या ढांचा। ठीक है, याद रखना। 8वां नंबर देखो, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा संबंधित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? मूर्त संक्रियात्मक मतलब होता है कॉन्क्रीट स्टेज। ठीक, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साध्य, देखो, संरक्षण, कक्षा संवेदन, अच्छा, फिर है स्थायी गुण, तो ये तो गलत बात है। पदार्थ स्थायी, तो मतलब ऑब्जेक्ट जो परमानेंस होता है वो सहस्वावस्था में होता है, या आपका जो संवेदी गामक अवस्था में होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। प्रतीकात्मक खेलों से कब खेलता है? तो आप कहोगे प्रतीकात्मक खेलों से खेलता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और पूर्व संक्रियात्मक कब से कब तक होती है? तो 2 से लेकर के 6 साल। पदार्थ स्थायी कब होता है? 0 से लेकर के 2 साल। और संरक्षण का जो गुण होता है ये भी होता है हमारा 2 से लेकर के 6 साल, यानी आप कह दो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और बस यही सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? 1 नंबर। अब थोड़ा सा जरा इसकी इंग्लिश भी देखो आप। देखो लिखा है हाइपोथेटिकल डिडक्शन रीजनिंग, यानी आप कहोगे कि किसी भी चीज को देख करके,
किसी भी चीज को देख करके उसके बारे में एक तर्क करना। कोई चीज जब सामने है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को देख करके उसके बारे में तर्क करना, यही तो कहलाता है मूर्त। मूर्त का मतलब होता है कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट का मतलब होता है जो चीज सामने है सिर्फ उसके बारे में तर्क कर सकता है, जबकि अमूर्त चिंतन की दशा उस पर नहीं आती, अमूर्त तर्क नहीं। अमूर्त का मतलब होता है जो सामने नहीं है उस पर तर्क करना, जैसे भगवान पर तर्क करना जो हमने किसी ने नहीं देखा है, और इसमें होता है कि एक सामने वर्ग बना हुआ है उस पर तर्क करना, तो यही आपका सही हो जाएगा, 1 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर में आ जाओ, देखो 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर में है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्याजे की संरचना है? प्यारे बच्चे, स्कीमा, बाकी सब गलत है। अनुबंधन, प्रबलन, ये सब कुछ नहीं दिया है प्याजे ने। प्याजे ने 3-4 चीजें बताई। एक चीज बताई है स्कीमा, एक चीज बताई है आत्म, ध्यान से सुनते जाना भैया, ठीक है। मैं आपको मतलब एक जनरल आइडिया जरूर आपको लगेगा कि प्याजे क्या कहे गए हैं। इन्होंने बताया है आत्म सातीकरण, जिसको आप कहते हो आत्म सातीकरण, जिसको आप कहते हो एसिमिलेशन। इन्होंने बताया है भैया अनुकूलन, इन्होंने बताया है साम्य धारण मतलब इक्विलिब्रियम, आदि आदि बातें बताई हैं। तो जो स्कीमा क्या होता है? आप कहोगे सर जी आपको हम रोज देखते हैं, तो जब भी हमसे कोई कहता है शशांक सर, तो आपकी एक इमेज हमारे दिमाग में बैठी हुई है। जैसे ही शशांक सर की बात आती है आपकी इमेज हमारे दिमाग में बन जाती है, आप सामने हो या ना हो। दैट इज कॉल्ड स्कीमा। बच्चा किसी भी चीज को पहले देख चुका है। बच्चे ने 4 पैर वाला जानवर देखा है, बच्चा गाय को अच्छी तरीके जानता है। अब आप अगर उससे गाय की बात करोगे तुरंत बताएगा गाय के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, एक मुंह होता है, पीठ होती है, बताएगा। तो यही तो स्कीमा, मतलब जब हम चीजों को बिना देखे उनके बारे में किसी सोच का निर्माण करते हैं, कोई एक अपने दिमाग में एक हम क्या करते हैं, एक चित्र बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कीमा। और बिना, जैसे कि आपसे हम कहेंगे आपने जापान को देखा, स्कीमा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि कभी जापान गए ही नहीं हो, और जो गए हैं वो तुरंत बना लेंगे कि उस जगह वो दुकान थी। आपसे हम आपके घर की बात करें, आप चाहे जहाँ बैठे, जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं अभी स्टूडियो में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप हमसे पूछो सर जी आपके घर में वो वाली किताब कहाँ रखी, चूंकि मेरे घर का एक एक स्कीमा मेरे दिमाग में है, तो हम कहेंगे जैसे गेट से घुसेंगे सामने पहुंचिए, जैसे सामने पहुंचना एक दरवाजा मिलेगा, दरवाजे से अंदर जाना, 1 2 3 हमारे घर में जो है अलमारी बनी है, वहीं पर तीसरे बारे में सबसे ऊपर आपको किनारे से पहले नंबर पर मिल जाएगी। इसको कहते हैं स्कीमा, मतलब किसी भी वस्तु या किसी भी विचार के बारे में एक फोटो अपने दिमाग में बना लेना, दैट इज कॉल्ड स्कीमा। इससे ज़्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे आ जाओ। देखिए 10वां नंबर है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का सबसे पहला उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना? कतई नहीं। आकलन कभी भी श्रेणी निश्चित नहीं करता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं करता है। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना यह बढ़िया बात है। और पढ़ लेते हैं। प्राप्तांक जैसे आ गया पहले गलत कर दो, क्योंकि प्राप्तांक का कोई लेना देना नहीं है। रिपोर्ट कार्ड तैयार करना ये भी बिल्कुल गलत है, सही हो जाएगा दूसरे नंबर। संबंधित अवधारणाओं के बारे में मतलब जो आपने कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाया है, जो आपने समझाया है, उसको सीखने में कितनी स्पष्टता है और कहाँ कहाँ उनको दिक्कत आ रही है, यही जानना प्राथमिक उद्देश्य होता है। आप कहोगे आकलन का या असेसमेंट का सबसे पहला उद्देश्य क्या है? जो आपने अवधारणाएं माने कॉन्सेप्ट, जो आपने कॉन्सेप्ट को सिखाया है, बच्चा सीखने में कितना स्पष्ट है, कितना सीख पाया है, और वो उसको सीखने में दिक्कत कहाँ आ रही है, क्या नहीं सीख पाया है, इस बात को समझने के लिए तो असेसमेंट करते हो। भाई आकलन क्यों करते हो? जो जैसे हम आपका आकलन क्यों करना चाहते हैं? जो मैंने सिखाया, जो आपने सीखा कितना सही है, इसलिए आकलन करना चाहते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। 11वां नंबर देखो लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि के बारे में सही कौन सा है? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है, ये तो बिल्कुल गलत है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप में, बस यही तो गलत है भैया। बुद्धि को सटीक नहीं नाप सकते हो, ये अपने दिमाग में बिठा लो। आईक्यू जो होता है, मान लो आज आपने हमसे हमारा टेस्ट लिया, हमारा परीक्षण किया,
मूड नहीं सही है, जबरदस्ती परीक्षण करवा रहे हो। परीक्षण कैसे करोगे? एक आप क्वेश्चनेयर दोगे हमको, एक मतलब पेपर दे दोगे, कहोगे कि ले इसको करके दिखाओ। हम क्या करेंगे? पेपर लेंगे, करना शुरू करेंगे। हमारा मूड सही नहीं है, कुछ का सही उत्तर दिया, कुछ का गलत दिया। बताओ कितना सटीक रूप से हमको नाप पाओगे कि हमारा IQ कितना है? सटीक नहीं, अनुमानित। बुद्धि का मापन अनुमानित कर सकते हैं, सटीक कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। तीसरा, बुद्धि एकात्मक कारक है, नहीं। देखो, अगर यहां पर होता है कि बिने के हिसाब से क्या है तो एकात्मक कारक है। जो कोई बिने कहते थे, अल्फ्रेड बिने ने कहा कि बुद्धि क्या है? एक विशेष, एक एकात्मक है, एक कारक होती, उसी से पूरा काम चलता है। वही स्फीयरमैन ने क्या कहा? बुद्धि द्विकारक होती है, G फैक्टर और S फैक्टर। बाद में यही कहने लगे कि बुद्धि कैसी होती है? तीन कारक ही होती है। सॉरी, पर सही ये है कि बुद्धि बहुआयामी है और एक जटिल योग्यताओं का क्या है? एक समूह है। ये यथार्थ सत्य है। मैंने पिछले भी पेपर में आपको बताया था कि बुद्धि कैसी है? मल्टी डायमेंशनल। अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की योग्यताएं हो सकती हैं और होती भी हैं। 12वां नंबर, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। बहुत अच्छी बात है। रूही नाम की कोई लड़की है और याद रखिएगा, जब कोई उसके पास समस्या आती तो वो बच्ची ये सोचती है कि इसको कितने प्रकार से, एकाधिक का मतलब है एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचने का मतलब है एक से अधिक समाधान सोचती है कि इसको कितने अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। इनमें काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं, कुछ कैसे होते हैं? स्टैंडर्ड होते हैं और कुछ उसके बनाए हुए होते हैं। रोही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो अभिसारी यानी कन्वर्जेंट यानी संकुचित विचारधारा नहीं, ये भी गलत है। आत्म केंद्रित नहीं, बल्कि वो सृजनात्मक विचारधारा को जन्म दे रही है, सृजनात्मक विचारधारा का पक्षधर है। क्रिएटिव थिंकर है वो, क्योंकि जो व्यक्ति क्रिएटिव होगा वही केवल एक चीज के एक से अधिक आंसर दे सकता है और एक चीज के एक से अधिक विचारों के बारे में बात कर सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब खुद दिमाग लगाओ, एक व्यक्ति है, एक जो उदाहरण है, एक समस्या समाधान तो आता नहीं है, और एक व्यक्ति है जो एक समस्या के बहुत सारे उसके पास समाधान है, तो सृजनात्मक ही तो है भैया, क्रिएटिव ही तो होगा, समझ गए? हाँ, आगे आ जाओ। 13 नंबर देखो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। वंचित समूह मतलब किसी भी तरह से वंचित है, आर्थिक रूप से वंचित का मतलब समझते हो ना, कि मतलब वो चीज़ें नहीं मिल पाई हैं, वो चीज़ें छूट गई हैं। जैसे कि पैसे से वंचित है, पैसे की कमी है, संस्कृति की वंचित है, या आप कहें कि भाषाई वंचित है, किसी प्रकार से वो क्या है? वंचित है, ठीक। ऐसा विद्यार्थी है और उसके द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में, भैया जब वंचित है तो सहभागिता कम करेगा, क्यों? संकोच करेगा। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। इस स्थिति में जैसी है वैसी स्वीकार कर लेना चाहिए, गलत बात है। विद्यार्थियों को अपनी अपेक्षाओं, उनसे अपेक्षाएं कम करनी चाहिए, नहीं। हाँ, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए। आप खुद अपनी शिक्षण पद्धति पर विकास करिए। आप कैसे टीचर हैं? लानत है अगर आप क्लास में सबको लेकर नहीं चल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चे, आपको शिक्षक इसीलिए बनाया गया है कि किसी भी धर्म संप्रदाय, किसी भी प्रकार से वंचित, किसी भी प्रकार से चैलेंज्ड बच्चा आए और आप उस पर काम करें। तो आप खुद सोचें कि आखिर सहभागिता कम क्यों हो रही है। पद्धति पर विचार करना तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए नए तरीके ढूंढना, ये सबसे अच्छे शिक्षक की पहचान होती है। बच्चा कभी कमजोर नहीं होता है। बच्चा सिर्फ इंडिविजुअल डिफरेंसेस लेकर के आता है, उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, उसमें सीखने के अलग अलग तरीकों का समावेशन होता है। आपको समझना है कि बच्चा कैसे सीखता है, ठीक है। चलो, चौथा नंबर, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, मतलब एक शिक्षक है उसको अलग अलग प्रकार की एजुकेशनल जो प्रोग्राम है
उनको क्या करना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए, गलत बात है। कभी कभी तैयार करना चाहिए, गलत बात है। सक्रिय रूप से तैयार करें, बिल्कुल सही बात है। तैयार करने को हतोत्साहित करना चाहिए, गलत बात है। अगर आप एक अच्छे टीचर हैं तो हमेशा नए नए तरीकों को खोजते रहिए, नए नए तरीके समाज के सामने प्रस्तुत करते रहिए। समझ गए? तो समावेशी शिक्षा में एक, और समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी की अच्छा क्या है कि हर प्रकार के बच्चे बैठे हैं। फिजिकल चैलेंज भी बैठे हैं, मेंटल चैलेंज भी बैठे हैं, डिसलेक्सिया वाले भी हैं। तो अलग अलग तरीके ढूंढो और अलग अलग योजनाएं बराबर तैयार करते रहो बच्चों की आवश्यकता के अनुसार। फिर देखो लिखा पठन वैफल्य यानी पढ़ने में कठिनाई, जिसको आप कहते हो डिसलेक्सिया। बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? तो आप कहोगे धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता। भाई डिसलेक्सिया है ना, पठन वैफल्य, पठन का मतलब पढ़ने का, माने डिसलेक्सिया, सही से बच्चा पढ़ नहीं पाता है। बाकी ये सब निराधार, न्यू अवधान, ये सब कुछ नहीं। धारा प्रवाह पढ़ने की क्या है, अक्षमता है। ठीक है, 16 नंबर में आओ भाई। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेखनीय की गई समावेशी शिक्षा की धारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? बताओ, समावेशी शिक्षा अगर अभी भी नहीं आया तो फिर दिक्कत की बात है। समावेशी शिक्षा का मतलब है किसी भी प्रकार का बच्चा हो, एक साथ बैठ के पढ़ेंगे। व्यवहारवादी सिद्धांत, असक्त बच्चों के प्रति सहानुभूति प्रवृत्ति, सहानुभूति मत दिखाओ। अधिकार नहीं, ऐसा भी नहीं है। अधिकार आधारित मानव नहीं, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराकर असक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। देखो, मैंने आपको समावेशी शिक्षा मुख्य धारा करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम आपको एक बात बता देते हैं कि जो RTE 2009 है उसमें मेन स्ट्रीम नाम का एक शब्द है। मुख्य धारा का मतलब मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराकर। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो फिजिकल चैलेंज्ड है, आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते, तो उसके आधार पर कोई व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराओ, ताकि वो बच्चा जो है थोड़ा बहुत कमाता भी रहे और मुख्य धारा में शामिल हो जाए। यानी जैसे हम सभी पढ़ रहे हैं ऐसे वो भी हमारे साथ शामिल होकर पढ़ने लगे, पढ़ने के लिए उद्यत हो जाए। बाकी देखो, व्यवहारवादी सिद्धांत गलत है। असक्त बच्चों के प्रति सहानुभूति मत रखिए। उनको क्या है कि उनको संसाधन उपलब्ध करा दो। जैसे कोई बच्चा अगर विकलांग है तो उसको क्या करो कि आप एक व्हील चेयर दिलवा दो, लेकिन व्यवहार उससे कैसा करो जैसे सामान्य बच्चों से करते हो। और एक और बात आपको बता दें कि मारना पीटना, कुछ भी गलत कहना बैन है। कहाँ पर? आप कहोगे समावेशी शिक्षा में या क्लासरूम में, तो ये तो करना ही नहीं है ना। और बाकी बच्चों से कैसा मित्रतापूर्ण व्यवहार रखना है, एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करना है, वही व्यवहार किसके साथ करो? उस बच्चे के साथ में करो। समझ गए? तो ये बात है। तो सहानुभूति मत दिखाओ, ठीक है। चलिए देखिए, लिखा हुआ है 17 नंबर, लिखा है संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रों याद करने पर आधारित है, बिल्कुल गलत बात है। प्रबलन पर केंद्रित है, बिल्कुल। प्रबलन का मतलब होता है पुनर्बलन, माने पुरस्कार और दंड नहीं है। अनुबंधन द्वारा और अर्जित किया जाता है, नहीं भाई। यहाँ पर संरचना में अनुबंधन का मतलब होता है कंडीशनिंग की कोई भी बातचीत नहीं है। अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, बिल्कुल सही बात। अवबोधन का मतलब होता है समझने की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है, और समझने का मतलब होता है कि बच्चे में एक सोच को डेवलप करना, एक नई सोच को बनाना, ठीक है। यंत्रवत याद करना का मतलब है रोबोट की तरह रटाना, बिल्कुल गलत बात है। प्रबलन का मतलब होता है पुरस्कार और दंड, ये भी गलत है। अनुबंधन का मतलब होता है कंडीशनिंग, यहाँ पर कहाँ आपको कंडीशनिंग दिख रही है? तो ये भी गलत है। तो बस एक बात सही है, 4 नंबर। 18 में आओ। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूति सिद्धांतों के सिद्धांत में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? देखो, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूति सिद्धांत, यानी बच्चे हैं, बच्चों ने अलग अलग प्रकार की घटनाएं देखी और अपने आधार पर, अपनी सहजता के आधार पर, जितनी उनके पास बुद्धि है उसके आधार पर कुछ ना कुछ उन्होंने प्रिंसिपल बना लिया दिमाग में कि ऐसा ये इसलिए होता है, ऐसा उसलिए होता है। तो एक शिक्षिका क्या करेगी? इन बच्चों के सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए? नहीं, अनदेखा मत करो। इंपॉर्टेंस दंडित करना चाहिए? नहीं। बार बार याद करने, बस याद करने, ये वाला तो गलत है, याद नहीं करना है। ये देखो है, मान लीजिए कि बच्चे ने कहीं देखा, बच्चा मारधाड़ वाली फिल्म देख करके आया है, लात घूसे वाली फिल्म देख करके आया है और घर में आकर लात घूसा कर रहा है,
ध्यान से सुनना। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चा इन सिद्धांतों को चुनौती देना। बच्चे के सामने प्रतिकूल, मतलब वो अगर ऐसा कर रहा है तो उसके सामने जस्ट उल्टा अपोजिट उसको फिल्म दिखाओ, दया भावना वाली फिल्म दिखाओ, अब देखते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चे को डांटिए मत। बच्चे ने कोई भी चीज़ देखी, बच्चे ने जैसे किसी को देखा कि गाली देना बढ़िया बात होती, गाली देने सब लोग डरते हैं, ठीक, अब बच्चा वहां से गाली देना सीख करके आया है, तो आपको उसको मारना नहीं है, नहीं अनदेखा करना है। कितनी बार अनदेखा करोगे? 1 बार, 2 बार, 10 बार। अब क्या करो, जब बच्चा ऐसा करे तो उसको प्रतिकूल, मतलब जैसा वो कर रहा है वैसा आप उसके साथ में करना शुरू करो। बच्चे को थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगी कि बहुत गलत बात हो रही है, क्योंकि जब हमें बुरा लग सकता है तो सामने वाले को भी बुरा लग सकता है। यानी अगर किसी के सिद्धांतों को आपको सुधारना है, एक शिक्षक को अगर सुधारना है, रोको मत उसको, क्या करो कि उसके साथ वैसे ही व्यवहार करो। उसको जब बुरा लगेगा तो आइंदा से वो कभी भी आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये तीनों के तीनों निराधार हैं, याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि लिखा हुआ है अनेक घटनाओं के बारे में। बच्चे कैसा होते हैं? नॉइस होते हैं, आप कहेंगे नौसिखिया होते हैं, कोई दिमाग होता नहीं, तो वो कैसे भी उदाहरण एक अपने सोच बना सकते हैं। तो उस सोच को आपको अगर सुधारना है तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। आगे आओ, 19 नंबर, छात्र केंद्रित शिक्षा छात्र की क्या विशेषता है? छात्र केंद्रित शिक्षा, छात्र यानी चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी की क्या विशेषता है? केवल पुस्तकों पर निर्भर, ऑलरेडी कह रहा है कि छात्र केंद्रित, तो पुस्तकों पर कहाँ निर्भर है। बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना बिल्कुल सही है। यंत्रवाद याद करना बिल्कुल ही गलत है। योग्यता के आधार पर वर्गीकृत करना, मैंने क्या कहा था? बच्चों को ना तो कभी नामांकित करना है, ना भी कभी वर्गीकृत करना है, वो भी उनकी योग्यता के आधार पर। हाँ, अगर आप बाल केंद्रित पेडागोजी कर रहे हैं, चाइल्ड सेंटर्ड कर रहे हैं, तो बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता दो। जो वो बताते हैं उनको ध्यान से सुनो, समझो, ताकि बच्चों के बारे में आपकी एक समझ बन सके। 20 नंबर, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से कैसे होते हैं? तो आप कहोगे इंटर रिलेटेड होते हैं। क्यों? आप कहोगे सर जी कैसे? मैं कहता हूं कि आपका आज ब्रेकअप हुआ है, ध्यान से सुनना, आज आपका ब्रेकअप हुआ है और मैं आपको ये पेपर करवा रहा हूँ, मुझे खुद सोच के बताओ कितना मन लगेगा? आपका आंसर आएगा सर जी जरा भी नहीं, यही है आपका। क्योंकि संवेग कैसा हो, आपके संवेग इमोशन कैसे हिले हुए हैं, और जब तक इमोशन हिले हैं तब तक आप संज्ञान यानी कॉग्निटिव लर्निंग नहीं कर सकते हैं, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। पूर्णतया अलग, गलत। स्वतंत्र, देखो स्वतंत्र आप तब कहते जब बात आती जिजोंग की। जिजोंग नामक एक कौन हुए हैं? साइंटिस्ट, एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं। जिजोंग का कहना था कि याद रखिए संज्ञान और संवेग दोनों एक दूसरे से कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। लेकिन जब जिजोंग लिख के आए तब ऐसा काम करना, और नहीं तो जीवन में याद रखना कि कैसे होते हैं? सन्निहित होते हैं या इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतःनिहित होते हैं। जिजोंग एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा था कि भैया ये दोनों अलग अलग होते हैं। पेपर में पूछा नहीं जाता, लेकिन हम आपको बताए दे रहे हैं कि जिजोंग की बात आए तो याद रखना दोनों अलग अलग होते हैं, स्वतंत्र केवल जिजोंग के केस में। बाकी कैसे होते हैं? इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतःनिहित होते हैं। और तर्क कौन सा देना है? ब्रेकअप वाला। आगे आ जाओ, 21 नंबर, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन था कथन सही है? ठीक है, संरचनावादी यानी क्रिएटिविटी टाइप का कुछ मामला है। अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण, देखो स्मरण आ गया, रोट गलत हो गया यहाँ पर। अधिगम यंत्रवत याद करना, गलत। अधिगम आवर्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, सबसे बढ़िया ये वाला है। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा, वि माने विधिवत, नियोजन माने नियोजित के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, सबसे बढ़िया। अधिगम आवृत्ति का मतलब तो बार बार दोहराना, गलत। तो क्या सही हो जाएगा? दिमाग ये लगाया करो कि ऐसे उदाहरण पर पहुंचो, ऐसे ऑप्शन पर पहुंचो जहां पर आपको एक क्या हो, सहजानुभूति हो, जहां पर आपको ऐसा लगे कि ये बिल्कुल हो सकता है। तो अब आप खुद ही बताइए कि एक तो आप सक्रिय हैं, ऊपर से विनियोजित का मतलब होता है एक क्रम से है, और द्वारा ज्ञान की जब आप संरचना कर रहे हैं, उसकी जो प्रक्रिया होती है वही तो कहलाएगी संरचनावादी सिद्धांत के आधार पर, ठीक है ना। बाकी गलत है सबका सब। आगे आ जाओ, 22 नंबर,
22 नंबर कहता है विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का परिणाम क्या होता है। जैसे कि मैं आपको पढ़ाते वक्त एक तो कभी कभी स्पष्ट उदाहरण पेडागोजी के भी देता हूं और नहीं तो आपको लाइफ से रिलेटेड भी मैं एग्जाम्पल देता हूं। तो कहता है कि इसका परिणाम क्या होता है। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावशाली तरीका है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन और भी हम देखें, दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है क्या। मैं जो भी आपको एग्जाम्पल देता हूं, क्या आपके दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है क्या, आपको कंफ्यूज करता है? आपको नहीं, बल्कि एक क्लियरिटी की तरफ बढ़ाता है। यह अवधारणाओं के समझ का अभाव, बिल्कुल गलत। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्य विधि, ऐसा कुछ नहीं है, याद रखो। 1 नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अवधारणात्मक का मतलब होता है कॉन्सेप्ट में परिवर्तनों को प्रोत्साहित करता है। आपने किसी भी विषय वस्तु के बारे में एक गलत कॉन्सेप्ट बना रखा है दिमाग में, जब हम आपको बार बार लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल देंगे, बार बार उदाहरण देंगे, तो आपका वो जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे, चूंकि वो खुद उसको चुनौती मिलेगी, वो चैलेंज होगा कि यार हमने तो सुना था ऐसा होता है, ये तो कुछ और ही बता रहे हैं। तब वो आपका जो आपका कॉन्सेप्ट है वो हिलेगा, बराबर परिवर्तित होगा, परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित होगा। और यह एक सबसे प्रभावशाली तरीका होता है किसी में सुधार करने का, किसी कॉन्सेप्ट में सुधार करने का। ठीक है, तो 22 नंबर सही है। आगे आ जाओ, 23 नंबर देखो। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड देने का प्रयोग का सबसे प्रभाव क्या हो सकता है। बच्चे जो हैं अधिगम कर रहे हैं, आप अधिगम में भागीदारी कर रहे हैं, आप उनको लगातार रिवार्ड देते हैं, लगातार आप उनको पनिशमेंट देते हैं। सफल होते हैं तो आप अवार्ड देते हैं, रिवार्ड देते हैं, असफल होते हैं आप उनको दंड देते हैं। यह बाहरी प्रेरणा को कम करता है। अरे बाहरी प्रेरणा तो है, ये पुरस्कार और दंड देना, तो कम कहाँ से करेगा, बढ़ाएगा। भाई आप बार बार कह रहे हो कि अगर फर्स्ट आ गए तो तुमको जो है मॉनिटर बना दिया जाएगा, बाहरी प्रेरणा है। कम आए तो दंड दिया जाएगा, ये भी बाहरी है। आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है। अरे जब ये आंतरिक है ही नहीं तो उसको बढ़ाएगा कहाँ से। अगर आपने लिखा हो तो कम करता, तो एक लॉजिक की बात थी। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऐसा कैसे हो सकता है। एक तो आप बच्चों को बार बार मार रहे हो, ऊपर से आप कह रहे हो कि प्रदर्शन आधारित लक्ष्य नहीं करेगा बल्कि निपुणता आएगी। उसमें क्या आएगी, परिपक्वता आएगी, कभी नहीं आएगी। हाँ, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि व जिज्ञासा कम हो जाएगी। भाई बार बार आप पुरस्कार दे रहे हैं, बार बार आप दंड दे रहे हैं, तो बच्चा सिर्फ और सिर्फ दंड और पुरस्कार के लिए ही पढ़ाई करना शुरू करेगा। तो फिर उसमें अभिरुचि कहाँ से बची, उसमें खुद का इंटरेस्ट कहाँ बचा। वो तो आपके दंड और आपके पुरस्कार के लिए काम कर रहा है ना, उसका तो कुछ बचा ही नहीं अपना। तो फिर ये क्या करेगा, कम करेगा। मैंने आपको कई बार कहा है कि ज्यादा पुरस्कार और ज्यादा दंड बहुत ही खराब बातें हैं। वैसे दंड तो खराब ही बातें हैं। देखो इसीलिए इसका जो आंसर है वो भी नेगेटिव ही आ रहा है कि जिज्ञासा को कम करेगा। दिमाग लगाओ और सोचो, आपको एक एक बात आपके दिमाग में घूम जाएगी। ठीक है, 24 नंबर देखो। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। शारीरिक दंड कभी भी बढ़ावा नहीं दे सकता। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण यानी कोऑपरेटिव लर्निंग, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सीखना, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना, बिल्कुल बढ़ावा देगा। सतत एवं समग्र मूल्यांकन यानी कंटिन्यूअस एवं कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन, बिल्कुल सहायता देगा। निरंतर तुलनात्मक, मैंने कहा था कभी भी किसी की तुलना नहीं करनी है। तो बस 2 ही ऐसे हैं जो बढ़ावा देंगे सार्थक अधिगम को, बाकी लोग नहीं देंगे। आप कहोगे दूसरा नंबर सही है, दूसरा एवं तीसरा ये सही है, बाकी दोनों कैसे हैं, गलत है। तो बड़ी सिंपल सी बात है। आगे आओ, 25 नंबर देखो। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। मतलब बच्चे हैं तो किसी भी बात में उनकी जो अवधारणाएं हैं वो बड़ी जटिल, बड़ी रिजिड है। ठीक है, उनको जटिलता हो रही है। अब बताओ इन अवधारणाओं को, कॉन्सेप्टों को, समझ को सहज कैसे करेगा। व्याख्यान देके कभी नहीं होगा, लेक्चर चाहे जितना देते रहो। लेक्चर तो जीवन से हमको मिल रहा है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए। आपने कभी सीखा, आपने कहा नहीं सीखा। प्रयोग प्रतियोगितात्मक जो होती है तो और लड़कों को हिंसक बना देती है, सहज नहीं करेगी और हिंसक बनाएगी। बार बार यांत्रिक अभ्यास, ये तो बिल्कुल गलत बात है। मैंने कहा है बच्चा रोबोट नहीं है, बच्चा मनुष्य है, मानव तरह बिहेव करो उससे। हाँ, आप क्या करो कि मान लो किसी भी बारे में बच्चे की जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ बड़ा जटिल है, उससे कहोगे लो तुम करके देखो, अन्वेषण करो।
अन्वेषण करो, फिर अन्वेषण में जो आए वो चर्चा करो। आपको आपके पास में पूरा समय है। पहले तो आप खोज करो, इसको बनाओ बिगाड़ो, फिर जो बिगड़े बने उस पर क्या करो, चर्चा करो। अब जो कॉन्सेप्ट बन के सामने आएगा वो इतना गजब का कॉन्सेप्ट होगा कि बच्चा कभी भी उसको भूल नहीं पाएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है। ठीक है, आगे आओ। 26 नंबर देखो, एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधान करता बना रही है। ध्यान से सुनना, एक विद्यालय है, उसकी जो अध्यापिका है वो चाहती है कि जो बच्चे हो ना वो बहुत ही बेहतरीन तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले बने। बताओ किस प्रकार से प्रोत्साहित करेगी। छोटे छोटे कार्य, भौतिक पुरस्कार, मैंने कहा था पुरस्कार दोगे तो वो कुछ भी नहीं बनेंगे। प्रक्रियात्मक ज्ञान बल महत्व देकर नहीं। ठीक है, देखते हैं आगे। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके तो बिल्कुल गलत है। बच्चों को सहजानुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर विचार मंथन करके, ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। समझ रहे हो कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल ठीक बात है, ये भी गलत बात है। केवल देखो, जहां शब्द केवल लग जाता है वो लगभग हानिकारक ही होते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ 99% अगर कहीं भी आपको केवल मिले, जब आपको कुछ समझ में आना बंद हो जाए, कहीं केवल लिखा मिल जाए उसको पहले गलत कर दो। 99% हमेशा वो गलत होगा, और 100 भी मान ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए कहो। बच्चों से कहो कि तुमको कुछ मारा नहीं जाएगा, पीटा नहीं जाएगा, तुम हमको अनुमान लगा के बताओ, गलत बताओ। तो बच्चे अनुमान लगाएंगे। फिर जब अनुमान लगाएं तो उन्हीं पर उनसे मंथन करोगे, तो अच्छा बताओ कि ये तुमने कैसे बता दिया है। तो बच्चा बताएगा कि ऐसे ऐसे मैम हमने ये दिमाग लगाया तो मुझे लगा कि ऐसा हो जाना चाहिए। आपने कहा अच्छा, आप समझो। अब आप यहाँ से ये समझेंगे कि अच्छा थोड़ा थोड़ा करंट पकड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, और उसी पर विचार मंथन करते करते धीरे धीरे वो करेक्ट हो जाएगा, समस्या का समाधान करने लगेगा। ठीक है, आगे आ जाओ। 27 नंबर देखो। 27 नंबर लिखा है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास। अब दिमाग लगा के मुझे बताओ, मैंने आपको कई बार बताया है कि ये जो शैशवावस्था होती है, क्या बताया था कि ये जो शैशवावस्था होती है, जो कि 0 से लेकर के 2 यानी जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है, इसमें मैंने कहा था फिजिकल जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, बहुत तेज होता है। तो बस यही सही हो जाएगा, शैशवावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, इसके साथ जो भी है, बाकी मध्य गलत है, ये गलत है, ये भी कुछ विशेष सही नहीं है, गलत है। ठीक है, सबसे बढ़िया। अगर कहा जाए भाषा विकास तो आप कहोगे कि अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक, अच्छा आगे आओ। 28 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास जीवन पर्यंत चलता है, ये तो सिद्धांत है। विकास परिवर्त होता है, बस यही गड़बड़ हो गया यहीं पर। विकास आनुवंशिकता पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, आपको बिल्कुल से, क्योंकि होता है D = E × H, हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट। विकास सार्वभौमिक होता है, बिल्कुल सार्वभौमिक का मतलब होता है चाहे अमेरिका में बच्चा पैदा हो, चाहे इंडिया में पैदा हो, चाहे जहाँ भी पैदा हो, याद रखिएगा कि भैया उसमें जो भी सार्वभौमिक विकास यानी दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, विकास हमेशा एक जैसा होगा। ठीक है, तो और ये परिवर्त होने का मतलब होता है कि जो विकास होता है कैसा होता है, रिवर्स होता है। अच्छा आप खुद ही बताइए कि आप अगर 4 वर्ष के हो गए हैं तो क्या आप दोबारा 1 वर्ष के हो सकते हैं? तो आप कहोगे कि नहीं हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? आप मान लीजिए कि आप शैशवावस्था से पूर्व बाल्यावस्था में अगर चले गए हैं यानी अर्ली चाइल्डहुड में चले गए हैं, तो मुझे आप बताओ क्या आप बैक पीछे आ सकते हो? मैं हूं क्या, मैं अपना बचपन पीछे जा सकता हूं? यानी परिवर्त नहीं है, यानी एक बार अगर विकास हुआ तो वो स्थायी है, वापस नहीं आ सकते हो। यानी आप कहें कि कोई बच्चा किशोरावस्था एडोलसेंस में है, अब वो चाहता है कि वापस वो किस में आ जाए, चाइल्डहुड में आ जाए, क्या आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। अगर ऐसा होने लगे, काश ऐसा होने लगे, तो क्या आप अपने बचपन में लौटना नहीं चाहोगे? अरे कोई टेंशन नहीं, खेलो कूदो मौज करो। ठीक है, तो ये जो है बी नंबर बिल्कुल सही है, बाकी को हटा देते ताकि कंफ्यूज मत होना। ठीक, बी नंबर क्या है, बिल्कुल सही है। याद रखो विकास परिवर्त नहीं होता है, और बाकी सभी सिद्धांत होते हैं विकास के, लेकिन परिवर्त का मतलब होता है रिवर्सिबल नहीं होता, कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, व्यक्तिक देखो 29 नंबर, व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है?
व्यक्तिगत विभिन्नताओं यानी इंडिविजुअल डिफरेंस का क्या कारण है? सब जानते हो, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बीच की अन्योन्य प्रक्रिया, लोगों के माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत। केवल ये नहीं, ये देखो लिखा है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, यानी हेरिडिटी एवं इन्वायरमेंट के बीच में जटिल पारस्परिक क्रिया। केवल जन्मजात विशेषताएं नहीं, केवल पर्यावरण नहीं, ये सब नहीं। ठीक, बड़ी सरल सी बातें हैं। आखिरी देखो लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिक एजेंसी है? मैंने आप पढ़ाया था कि एक होते हैं मुख्य या प्राथमिक सामाजिक एजेंसी, कौन से होते हैं? तो आप कहते हो कि प्यारे भैया वो होते हैं परिवार, परिवार या आस पड़ोस। तो बस इसको छोड़ दो, जो बच्चे वही लगा दो। देखो ये क्या है, तो ये सबसे बढ़िया है, विद्यालय एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, तो बस सही हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न था, मैंने बीच में आपसे लाइक से सब्सक्राइब किया नहीं कहा है, लेकिन अभी मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप सभी के सभी जितने लोग हैं अपना स्कोर जरूर बताएं, अपना हमें जरूर बताएं कि आपने कितने प्रश्न सही कर रहे हैं, और ईमानदारी का परिचय देते हुए बताएं। बेईमानी कोई नहीं करेगा, क्योंकि आप अगर बेईमानी करते हैं तो आप अपने लिए खुद जिम्मेदार होंगे। भाई मेरा तो जो काम है वो तो मैं करता ही हूँ और मैं करता रहूँगा सदैव। आप ईमानदारी बरतें और आप हमको बताएं कि आप कितने प्रश्न को सही कर पा रहे हैं, जिससे आपका वास्तविक मूल्यांकन हम तक जरूर पहुँचे। और इस बार हम आशा कर रहे हैं कि देखिए कितना हाईएस्ट जाते हैं। पिछली बार तो एक रूपक या रूपल करके हमारे यहाँ पर थी जो 143 के लेवल ले आई थी। बढ़ाई में नहीं कर रहा हूँ, आप जो है अगर 100 प्लस भी करते हैं तब भी अच्छा है, क्योंकि हमें भैया 90 प्लस लाना है। टारगेट जो होना चाहिए 120 प्लस का होना चाहिए, और बाकी सब आप में सब मंगलमय होगा। डियर लर्नर्स की तरफ से आपको मंगलमय कामनाएं हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद है मेरी तरफ से भी, पूरा का पूरा आशीर्वाद है। आप सफल हों अपने जीवन में और इस टेट परीक्षाओं में सफल हो गए, जल्दी से जल्द एक टीचर के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाएं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप चैनल को सपोर्ट जरूर करें, मुझे सपोर्ट जरूर करें। अगली क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए विदा चाहेंगे। मैं अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।